जय हिंद दोस्तों। तो अपना ये थर्मो का 7 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम अब तक हमने बात कर ली है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी जूल्स लॉ क्या होता है और जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या होता है। अब हम जूल थॉमसन कॉफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक निकाल रहे हैं आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए, मतलब आइडियल गैसों के लिए और रियल गैसों के लिए क्या होता है। तो आप लोग खुद सोचें, क्या जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या था? जूल थॉमसन कॉफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक किसके बारे में बता रहा था? उसी के बारे में तो बता रहा था जो जूल थॉमसन इफेक्ट था, कि टेम्परेचर में दाब की वजह से जो परिवर्तन होता है आइसोएंथैल्पिक, वो क्या कहलाता है? जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहलाता है, म्यू जे टी। आदर्श गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती हैं क्या? आपको तो बताएं, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का मान क्या आएगा, म्यू जे टी का मान आपके अकॉर्डिंग आप बताएं। जो कॉपी में लिखा रहता है तो वो ऐसे न लिखा रहता है कि वैसे लिख दिया, आप खुद सोचें। हमने बात की थी कि जो आदर्श गैसें होती हैं, जो आइडियल गैसें होती हैं, वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करती, क्योंकि उनमें किसी प्रकार के अंतराणु का अट्रैक्शन वॉल नहीं पाए जाते। तो जब वो जूल थॉमसन इफेक्ट ही शो नहीं करती तो उनके लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का मान आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट दर्शाती ही नहीं है। इसको हम प्रूव भी करेंगे। इसीलिए म्यू जे टी बराबर, मुझे पता है क्या होता है वैसे, टेम्परेचर पर दाब के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, टैगोर पब्लिक हाई स्कूल, क्या आएगा म्यू जे टी का मान? 0 आएगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों होता है तो हम बता सकते हैं वैसे भी, और उसको प्रूव भी करेंगे। आप जब एग्जाम देते हैं बीएससी का तो आपसे पूछा जाता है 2.5 नंबर में कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, इसको सत्यापित करिए। तो हम लोग इसको सत्यापित भी करेंगे कैसे आता है, हम लोगों ने लिख लिया पहले आपका टाइम बचाने के लिए। तो लेकिन आता क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि आदर्श गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करती, और जूल थॉमसन जो गुणांक है वो जूल थॉमसन इफेक्ट का ही एक क्या है, एक निचोड़ है कि उसी के बारे में बता रहा है कि टेम्परेचर में दाब के परिवर्तन की वजह से, जो दाब में अंतर उस वजह से टेम्परेचर में क्या परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में कमी आ रही है आइसोएंथैल्पिक, मतलब समएंथैल्पिक प्रक्रम में। वही तो है जूल थॉमसन इफेक्ट और वही जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर में दाब की वजह से परिवर्तन आइसोएंथैल्पिक। ठीक है, आदर्श गैसों के लिए 0 होता है। क्यों होता है हम लोग बात कर चुके हैं और मैं ये बता भी दिया आपको। इसको प्रूफ कर लेते हैं क्यों। हमने ये पढ़ा था क्या, ये म्यू जे टी बराबर है, इक्वेशन ए भी आई थी कि हमारी आई थी, -1/CP डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी आई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल, ऐसे याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने। H बराबर क्या होता है? U प्लस पी वी, एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब आयतन। अगर मैं U प्लस पी वी लिख दूं यहाँ तो लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ये लिख दूंगा। ठीक है, P को इसके साथ लिख दो क्योंकि इसमें भी इसका भाग लग रहा है, और इसके साथ भी लिख दो, तो इसके साथ भी इसको डेरिवेटिव कर दिया और ये इसके साथ भी कर दिया। कांस्टेंट T है इसलिए इसके साथ यहाँ पे भी कांस्टेंट T लगा दिया, और क्या लगा दिया? स्थिर ताप लगा दिया। इक्वेशन 1 का जो ये A वाला भाग है, ये वाला भाग, ये इसको मैंने A नाम दे दिया है। इसको मैं डेल बी से तो मल्टीप्लाई कर दूं, डेल बी से क्या कर दूं? गुणा कर दूं। ये मुझे म्यू जे टी 0 लाना है, इसलिए देखो कैसे किया। डेल बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी डेल बी और नीचे भी डेल बी, तो डेल यू अपॉन डेल बी लिख सकता हूं क्या मैं? डेल यू अपॉन डेल बी, क्योंकि एक डेल बी नीचे आया और एक डेल बी कहाँ आया? ऊपर आया, तो डेल बी अपॉन डेल पी भी लिख सकता हूं क्योंकि पी नीचे है। दोनों कांस्टेंट क्या है? टी पे हैं, और ये डेल पी बी अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टू टी, यहाँ से आया ना ये, तो ये तो है ही। मुझे पता है कि ये वाली जो राशि है डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी, ये क्या है? पढ़ा था क्या कहीं? आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ स्थिर ताप पर परिवर्तन कैसा होता है? शून्य। जूल का नियम, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि आंतरिक ऊर्जा में स्थिर ताप पर आयतन के साथ परिवर्तन कैसा होता है? 0 होता है। ये तो जूल्स लॉ था। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी? 0। जब ये 0 हो जाएगी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी? क्योंकि ये 0 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो क्वांटिटी है डेल पीवी अपॉन डेल पी, मुझे पता है कि पीवी कांस्टेंट होता है स्थिर ताप पे। क्यों? क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। अगर मैं यहाँ पीवी बराबर एनआरटी लिखता तो जो टी है वो क्या है? कांस्टेंट। टी क्या है? 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अरे पीवी बराबर एनआरटी लिख सकता था ना मैं यहाँ पे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये पीवी, चूंकि पीवी कांस्टेंट होगा स्थिर ताप पे, तो इसीलिए लिखिए कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। तो जब मैं एनआरटी लिखता तो टी कांस्टेंट है क्योंकि स्थिर ताप है कि नहीं? ताप तो कांस्टेंट ही है, ताप तो कांस्टेंट रहता है ये इसमें जूल थॉमसन कॉफिशिएंट में। ये जो हमने ये निकाला था ये वाला फॉर्मूला, तो टी कांस्टेंट है तो एनआरटी 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू भी ये भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस म्यू जे टी बराबर 1/CP, ये वैल्यू भी क्या आ गई? 0, और ये वैल्यू भी क्या आ गई? 0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये वाला भाग बच गया, ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, और ये भी क्या हो गया? 0, तो प्लस में भी क्या? 0। तो म्यू जे टी बराबर ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि आदर्श गैसों के लिए जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है वो क्या होता है? 0 होता है। हम वैसे भी अगर हम लैंग्वेज की टर्म बताएं तो वैसे भी बता सकते हैं, क्योंकि आदर्श गैसें जूल थॉमसन इफेक्ट शो करती नहीं है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का अंतराण्विक बल होता नहीं है। 0 होता कैसे? इसको हमने इससे क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जूल थॉमसन गुणांक फॉर रियल गैस, वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है। ठीक है,
इसको हम वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने, P + an² अपॉन v स्क्वायर कोष्टक में v - nv बराबर nRT। यही तो होता है, P + an² अपॉन v स्क्वायर v - nv बराबर nRT। अगर मैं यहाँ n बराबर 1 मोल ले लूँ, 1 मोल कोई रियल गैस है, 1 मोल, तो n का n खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 रख देंगे तो 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं अपन ये, ठीक है। तो n को रिप्लेस कर, ये है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, p को मल्टीप्लाई करेंगे v से तो pv, p को मल्टीप्लाई करेंगे v से तो pv, माइनस में तो माइनस में a अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो ये v से v कट जाएगा तो a अपॉन v बचेगा। a अपॉन v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस v से, तो माइनस a v अपॉन v स्क्वायर। यहाँ v कैसे आएगा, v स्क्वायर था और v था तो 1 से v से v कट गया, तो ये और बराबर क्या, RT। ये वाली जो टर्म होती है, ये वाली, ये क्या है, यहाँ पर नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इसीलिए ये ऊपर वाली जो टर्म है, ये भी जो b होता है ना, b आयतन को बताता है, और नीचे भी क्या आयतन है, तो ये क्या, दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो a अपॉन v स्क्वायर, av अपॉन v स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, इक्वल टू 0 मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है ना, ये टर्म, ये भी इसके आकार से संबंधित ही है, ये है ना, ये तो अट्रैक्शन को बताती है, लेकिन b आकार को, आयतन को बताती है, और नीचे भी आयतन, तो इक्वल टू 0 की वैल्यू कैसे जाती है। इस समीकरण को छोड़ा करने के लिए ये वैल्यू कैसी है, बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों आयतन की टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, pb, यही। अगर आप इसको इधर पहुंचाते हैं pb को प्लस, तो इधर ये जो ये वाला pb है, ये प्लस में हो जाएगा, और ये a v कैसा था, प्लस में, तो कैसे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो RT के साइड जाएगा, तो a v प्लस में, तो a अपॉन v प्लस में था तो नेगेटिव में, और जो p स्मॉल v कैसा था, नेगेटिव में, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव में। pv बराबर RT होता है क्या, 1 मोल के लिए, वैसे nRT होता है लेकिन 1 मोल ले रहे हैं RT, तो v बराबर RT/p लिख सकते हैं। v की वैल्यू RT/p रखना है, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो v, और ये क्या, RT/p, p होगा कि नहीं होगा RT/p, और यहाँ पे क्या है, v की जगह, इस v की जगह क्या रख दोगे, RT/p, तो v नीचे है तो RT अपन ऊपर p चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये v है ही। इस p को क्या करो, जो ये वैल्यू आई थी ना, मैंने एक स्टेप काट दिया यहाँ पे, इसको इसमें भाग दे दो, तो ये तो RT/p हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, इधर इसको इसमें देंगे तो इसमें भी देंगे, तो ये कि v की जगह हमने क्या लिखा था, ये तो a अपॉन v था ना ऐसे, और v की जगह क्या लिखा था, RT/p, तो ये RT, तो v नीचे है तो क्या आ जाएगा, RT, और p कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर इस v की जगह ये रखते हैं अपन RT/p, और p से इधर भाग दिया है, तो p से p भाग देते तो p नीचे आता, तो p से p क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट, तो आ जाता है a अपॉन RT, तो हमने क्या लिख दिया, a अपॉन RT। p भी है यहाँ पे, p का भाग लगेगा तो p से p कट जाएगा, तो केवल कौन रह जाएगा, v रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, अरे p भी तो है यहाँ पे, ये p भी है कि नहीं है, तो ये जब इधर गया तो प्लस का हो गया, तो p का भाग लगेगा तो ये कट जाएगा, तो केवल कौन रह जाएगा, v रह जाएगा। इक्वेशन 2 को अगर टेम्परेचर के सापेक्ष में स्थिर दाब पे अवकलित कर दूं तो क्या बनेगा, टेम्परेचर के सापेक्ष, इसमें टेम्परेचर का तो क्या लगेगा, dt के रूप में भाग लगेगा, और किसके सापेक्ष, स्थिर दाब पे, तो दाब का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो आप जब इसको करेंगे तो कैसा, जिसका कर रहे हैं उसको ऊपर, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टेम्परेचर के, तो क्या dt, और कांस्टेंट कौन है, स्थिर दाब, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टू p। यहाँ आप करोगे तो इसको अगर आप करते RT/p टेम्परेचर के सापेक्ष करते तो आप क्या करते, p कांस्टेंट है तो R/p को तो बाहर ले लेते, अंदर क्या रहता t, और t कोई कर रहे हैं और किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dt तो आता कि नहीं आता ये, अरे R/p तो बाहर आ जाता, t के सापेक्ष कर रहे हैं कांस्टेंट p, तो जो कांस्टेंट राशि होती है हमने पहले भी अवकलन में पढ़ा, वो बाहर आ जाती है, r और p तो बाहर आ जाते हैं। dx अपॉन dx क्या होता है, उसका अवकलन 1 होता है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, R/p लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। यहाँ करते आप तो ये क्या हो जाता, a अपॉन RT, और किसका कर रहे हैं आप लोग, t के सापेक्ष कर रहे हैं, दाब क्या है, कांस्टेंट, तो a अपॉन RT में a अपॉन r तो क्या आ जाता बाहर, अंदर क्या बचता, 1/t बचता कि नहीं बचता, इसमें 1/t बचता, ये मैं लिख रखा है, जैसे अंदर क्या बचता 1/t, और t किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dt के सापेक्ष, तो 1/d/dx, और 1/x का क्या होता है, -1/x², ना पहले भी पढ़ चुके हैं। 1/d कैसे हुआ, ये ऊपर गया, अरे ये वाली यहाँ से ऐसी तो लिखेंगे, a और r, तो a अपॉन r तो बाहर, और t के सापेक्ष करें तो d/dt, और t अंदर बचा 1/t, तो इसको ऊपर, t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 को आगे ले आएंगे, तो t की घात, t ऊपर जाएगा, तो -1 बनेगा, माइनस को आगे ले आएंगे, पावर को आगे ले आते हैं अवकलन में, और पावर में से घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, माइनस t की पावर -2, ऊपर जाता तो कैसी हो जाती, t²। तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, 1/t का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, d/dt, और 1/t का क्या होता है, 1/t², d/dx 1/x का -1/x² होता है अवकलन, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये वैल्यू v कांस्टेंट है तो कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन r तो पहले ही था 1/t² माइनस में, और यहाँ माइनस का चल वैल्यू था तो प्लस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पूरी राशि, 1/r/t²। ये कैसे आया बता सकते हैं ना आप, ठीक है। इसको जब यहाँ रखोगे इसकी जगह, तो इसको अवकलन करने के बाद तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को अगर मैं रीअरेंज कर दूं, इक्वेशन 1 देखना क्या है,
यही तो थी। इसको रीअरेंज कर दो, आर टी को तो यहीं रहने दो, ठीक है, पी वी को इधर रहने दो, ए अपॉन वी को इधर पहुंचा दो, ए अपॉन वी को तो इधर प्लस में हो जाएगा, और पी वी कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव में, तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव में। मैंने पी वी यहाँ वीपी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर टी तो इधर ही है, इसको इधर पहुंचाया तो प्लस में, और v बराबर क्या है आर टी बाई पी, तो मैंने v की जगह क्या रख दिया आर टी बाई पी, तो v यहाँ नीचे है कि नहीं इक्वेशन 1 में v, और v बराबर क्या होता है आर टी बाई पी, तो आर टी नीचे आ जाएगा और p कहाँ चला जाएगा ऊपर, वी पी यहाँ पर क्या था, ये जो p v और p है ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव में इधर आया, तो आर टी बराबर यही तो आ जाएगा। इस इक्वेशन से आया है ये, पहली वाली से आया है, तो ये कैसे बनेगी फोर्थ इक्वेशन। इक्वेशन 4 को दोनों तरफ pt से विभाजित कर दूं, आप कर दो, अगर इसको यहाँ pt से विभाजित कर दोगे तो t से t कट जाएगी, तो क्या रह जाएगी आर बाई पी, यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है। इसको भी कर दो पीटी से विभाजित, ठीक है, यहां भी कौन कट जाएगा, इसको कॉमन ले सकता हूं मैं यहाँ पे, जैसे पी को मैं कॉमन ले लेता तो अंदर क्या रह जाता, v माइनस बी रह जाता ना, v माइनस बी ये रह जाता अगर इसमें कॉमन ले लेता। और किससे विभाजित कर रहे हैं पीटी से, तो पीटी का भाग देते तो पी से तो पी कट जाता, नीचे कौन रह जाता टी, तो क्या बच जाती राशि v माइनस बी अपॉन टी, ये तो बच जाता अगर पीटी से इसको विभाजित करता। और ये क्या ए पी अपॉन आर टी, इसको जब पीटी से विभाजित करते हैं अपन आप ए पी अपॉन आर टी, और किससे विभाजित करते हैं आप पीटी से, सबको कर रहे हैं सब गुणांकों को, तो पी से तो पी कट जाता और एक आर टी में टी पहले से ही था और एक टी और आ गया, पीटी से विभाजित कर रहे हैं तो ए अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो ये तो हो गया ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है, हो गया ए अपॉन आर टी स्क्वायर। आर वाई पी का जो मान आया है ये किसी और समीकरण में आया था क्या, आया था समीकरण 3 में, ठीक है। आर वाई पी का मान समीकरण 5 से किसमें रख दो, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या था, डीवी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट टी, डीवी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। आर बाई पी की वैल्यू क्या है, वी माइनस वी अपॉन टी, तो मैंने वी के नीचे भी टी लिख दिया और वी के नीचे भी टी लिख दिया, प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर ये थी, और एक ए अपॉन आर टी स्क्वायर आर वाई पी की वैल्यू से, आर वाई पी की वैल्यू तो रख रहे हैं, एक ए अपॉन आर टी स्क्वायर समीकरण 3 में पहले ही है, समीकरण 3 में तो मान रख रहे हैं, एक वन अपॉन ए अपॉन आर टी स्क्वायर तो पहले ही है, और एक आर वाई पी की वैल्यू रखी, तो आर वाई पी की एक वैल्यू तो क्या हुई वी माइनस वी अपॉन टी, तो वी के नीचे भी टी लिख दिया मैंने और बी के नीचे भी टी लिख दिया। एक आर टी स्क्वायर वन अपॉन ए अपॉन आर टी स्क्वायर यहाँ था, और ए अपॉन आर टी स्क्वायर तो कितना हो गया 2 आर टी स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से टी कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, इसको मैंने जैसे ये यही तो है वी माइनस वी अपॉन टी, इसके नीचे भी टी और इसके नीचे भी टी, तो सेम ही है। आर टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर टी टी, ऐसे कर सकता था क्या, मैं कर सकता था ना, आर टी टी का मतलब भी तो आर टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी कॉमन आ रहा था तीनों में, तो टी टी टी, तो टी कॉमन लेंगे और टी को इस तरफ पहुंचा दो, तो यहाँ से टी गायब, यहाँ से टी गायब और यहाँ से एक टी गायब, आर टी स्क्वायर को आर टी टी, तो टी कॉमन आया तो टी को इधर पहुंचा दिया, तो मैंने टी वाला ये इधर पहुंचा दिया, तो ये यहाँ से एक टी रह गया कि नहीं रह गया, रह गया। और क्या किया मैंने, टी इधर आ गया, ये जो वी है ये तो टी तो खत्म हो गया ना यहाँ से, ये वी इसको इधर पहुंचा दिया, वी यहाँ पॉजिटिव में था तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव में, ये वाला, ये वी नेगेटिव में है तो 2a अपॉन आर टी माइनस बी लिख सकता हूँ बराबर में करके, अरे बराबर ये वी इधर आ गया तो डी वी अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट टी, और ये वी इधर आया तो नेगेटिव में हो गया, 2a अपॉन आर टी बचा ना यहाँ पे, एक टी तो आर टी स्क्वायर था तो टी कॉमन लेके वो इधर चला गया टी, वी यहाँ पर ये भी दोनों टी चले गए कॉमन में आ गया तो टी चला गया, वी नेगेटिव में तो 2a अपॉन आर टी माइनस वी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने कर दिया 2 अपॉन आर टी माइनस, ये वी नेगेटिव में तो, और इस वाले वी को मैंने इधर पहुंचा दिया तो कैसे आ गया नेगेटिव, और ये टी है जो ये इधर से कॉमन आया इसको मैंने इधर पहुंचा दिया। ऊष्मागतिकी की एक समीकरण होती है डीएच अपॉन डी, इसको द्वितीय इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाता है, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये कैसे आता है मैं बता भी सकता हूँ, बता दूंगा, अभी देख लें केवल। डीएच अपॉन डीपी एट कांस्टेंट टी, स्थिरांक टी वी माइनस टी डीवी अपॉन डी टी, इस वाली समीकरण को इससे कंपेयर करना, समीकरण 6 में जो ये वाला जो है ना ये वाली राशि, इसको इससे कंपेयर करना, यहाँ क्या लिख रहा है वी माइनस टी डीवी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वी, यहाँ क्या लिख रहा है वी माइनस और ये क्या टी वही डीवी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट पी, सेम ही तो है। अगर मैं v में से इसको घटा दूं, यहाँ उल्टा हो रहा है, ये किसके बराबर है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसके बराबर तो आ रही है, अरे ये राशि और ये राशि सेम है, केवल v माइनस में और यहाँ v कैसा है पॉजिटिव में है, तो क्या करो इसकी जगह इसको लिख सकते हैं क्या, केवल इसके साथ कैसा चिन्ह लगा दो, नेगेटिव का चिन्ह लगा दो, इस पूरी की जगह डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी लिख सकते हैं क्या, ये इसीलिए ये ला रहे हैं क्योंकि जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है उसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल आता है क्या, डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी आता है कि नहीं आता, ये यही तो होता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, तो रियल गैस के लिए निकाले हैं, तो ये वैल्यू लानी है अपन को, इसलिए अपन ने ये वाली इक्वेशन क्या की है यूज की है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, ये डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी, इसकी जगह केवल यहाँ v पॉजिटिव में और ये वाली राशि नेगेटिव में, और यहाँ ये वाली राशि पॉजिटिव में और v नेगेटिव में, तो क्या कर दो इसके साथ कैसा चिन्ह लगा दो, नेगेटिव का चिन्ह लगा दो, तो किस बराबर आ जाएगा डी एच अपॉन डी पी एट कांस्टेंट टी बराबर 2a अपॉन आर टी, और क्या आ जाएगा माइनस v। मुझे पता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यू जे टी बराबर माइनस, यही तो होता है 1/cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी।
इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या, ये वाली राशि ये लिख सकता हूं, तो म्यू जी टी बराबर क्या आ जाएगा 1/Cp। ये नेगेटिव था कि नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव था, ये नेगेटिव और एक नेगेटिव इस म्यू जी टी में मतलब जूल थॉमसन गुणांक में पहले आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 1/Cp और इस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकता हूं 2a/RT - v, और यही क्या कहलाता है रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है। आप भी बोलेंगे सर ये कैसे, ये इक्वेशन कैसे आती है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है, ऐसे आती है। हमने मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रेम अवतार सिंह मैक्सवेल स्क्वायर अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था। ये यहाँ पर प्रेम अवतार सिंह वो Hg और U। डेल एच बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ऊर्जा की टर्म क्या TdS - Vd + Vdp, जो बगल वाले होते हैं। अगर ऊर्जा को और थर्मोडायनामिक एनर्जी को अगर वेरिएबल के टर्म में लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वैसे आप जब पहली क्लास देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। TdS प्लस क्या लिख सकते हैं Vdp, लिख सकते हैं, लिख सकते। अगर मैं इसको क्या करूं प्रेशर से डिवाइड कर दूं, टेम्परेचर और कांस्टेंट क्या कर दूं मैं टेम्परेचर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ds/dp, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dp से dp कट जाएगी। मैं ये क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन आई है TdS + Vdp कैसे आई आप बता सकते हैं, इसको प्रेशर से कर रहा हूँ, अवकलित कर रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक तो आगे लग रहा है t, तो ds/dp एट कांस्टेंट t, और ये क्या हो जाएगा v dp, और प्रेशर के सापेक्ष ही कर रहा हूँ p, तो dp से dp कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये आ सकता है कि नहीं आ सकता। एक इक्वेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, थर्मोडायनामिक जो वेरिएबल होते हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह पैरेलल जाओ ऐसे और ऐसे। आप जब सेकंड क्लास देखेंगे तो वापस देखना, लिख सकते हैं ds/dv बराबर dv ds/dp, इधर से इधर और इधर से इधर, और लिख सकते हैं dv/dt, और दोनों जो यहाँ कांस्टेंट है उसको तो लगा दो यहाँ, तो यहाँ तो p लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे t, तो ये इसकी जगह dv/dt की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन आई है ना ये dv/dt की जगह, इस ds/dc की जगह क्या लिख सकता हूँ -dv/dt, तो यही तो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी इक्वेशन। अरे ये इक्वेशन जो आई ये वाली, ये इस ds/dp की जगह ये कैसे आया, जहां से चालू करते हैं ds/dp dv/dt, ठीक है, और जो जहां से चालू करते हैं चिन्ह उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। तो ds/dp ये जो समीकरण से आई थी ना डेल एच TdS + Vdp, इसको मैंने dp के सापेक्ष अवकलित किया एस कांस्टेंट t पे, तो ये इक्वेशन बनी, ठीक है। ये इक्वेशन बनी तो ds/dp और स्थिरांक t है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -dv/dp एट कांस्टेंट p। अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा तो ये इक्वेशन तो बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, यही बन जाएगी v, और ये t और इसकी जगह माइनस में तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये बन जाएगी। ये इक्वेशन ऐसे आती है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप इसको दिमाग में रखें केवल, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ रियल गैस। इस इक्वेशन को, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाती है, मैंने ये बताया आई कैसे, ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाना, अगर लग भी रहा है आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता ही है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ 2/RT - v। ये कैसे आया हम लोगों ने बात कर ली। अगर आप जैसे आपको समझ नहीं आएगा सर स्टेप डायरेक्ट कैसे आया, तो वीडियो को पीछे जाके भी रिवर्स करके देख सकते हैं कि सर ने क्या बताया था, ठीक है। म्यू जी टी बराबर 1/Cp 2/RT - v, ये क्या कहलाता है रियल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, लिख लो इसको। दोस्तों इसमें एक टॉपिक और है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्युत्क्रम ताप जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, जो भी डेफिनेशन होती है ये कह रहा है कि जब जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है उसका मान अगर परिवर्तित हो जाए या बदल जाए तो उस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान बदलने का मतलब है कि उसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, तभी जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, जो ये व्युत्क्रम ताप है, इस पर जो वास्तविक गैसें होती हैं वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती हैं। ऐसा इसीलिए तो होता है कि जब इन्वर्जन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान 0 हो गया, इट मीन जूल थॉमसन इफेक्ट क्या हो गया, 0। अगर वो 0 हो गया तो वो 0 हो गया तो टेम्परेचर में कमी आएगी क्या, जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे, नहीं आएगी। और वही तो आदर्श गैस करती है कि आदर्श गैसों में किसी प्रकार का वंडर वाला अट्रैक्शन होता नहीं है, तो चाहे तो उच्च दाब से कहीं जाए या निम्न दाब से कहीं जाए, उनके तापमान में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती, ना वो शीतलन प्रभाव दर्शाती है। तो इसका मतलब वास्तविक गैस भी ऐसे ही करेगी जैसा रियल कर रही है। तो इसका मतलब वास्तविक गैस जब जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 हो जाएगा तो नो जूल थॉमसन इफेक्ट, तो वहां जो वास्तविक गैस है वो कैसा व्यवहार करेगी, आदर्श व्यवहार करेगी। और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान कब 0 हो सकता है, कब बदल सकता है, जब उसका मान कैसा हो जाए, 0 हो जाए। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने लिखा हुआ है वह ताप जिस पर जूल थॉमसन गुणांक का मान बदल जाता है, ऐसा तभी संभव है जब म्यू जी टी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और वह ताप
जिसको इन्वर्जन टेम्परेचर कह रहे हैं, उसमें जो वास्तविक गैसें होती हैं वो किसकी भांति व्यवहार करने लगती हैं? आदर्श गैसों की भांति। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वास्तविक गैसों में ही पाया जाता है जूल थॉमसन इफेक्ट, आदर्श में नहीं पाया जाता। हमको पता है क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होता नहीं है। तो जब म्यूजेटी का मान 0 हो गया तो जूल थॉमसन इफेक्ट इज डजंट ऑब्जर्व नहीं होगा। इट मीन जो वान डेर वाल्स जो वास्तविक गैस है वो भी कैसा व्यवहार दर्शाएंगी? आदर्श, क्योंकि वो भी जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं दर्शाएंगी। ये कब संभव है? म्यूजेटी का मान बदल जाए, इसका मतलब म्यूजेटी का मान क्या हो जाए? 0। और मुझे पता है अगर इसकी मैं टर्म लूं तो ये क्या आता है? क्या था अभी म्यूजेटी के लिए वास्तविक गैसों के लिए निकाला था मैंने? 2/RT माइनस V 1/CP तो कांस्टेंट राशि है, ठीक है। ये इसको मैं क्या लिखता हूं? ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 2A/RT, V को उधर ले जाऊं इधर तो किस में आ जाएगी? प्लस में, तो V यही हो सकता है। ये जो टेम्परेचर है ये 2A/RT, इसी को क्या बोलते हैं? टी इन्वर्जन, व्युत्क्रम ताप बोला जाता है। तो व्युत्क्रम ताप बराबर क्या हो जाएगा? TI बराबर 2A/RB, यही हो जाएगा, ठीक है। R तो गैस कांस्टेंट होता है, ए यहाँ पर अट्रैक्शन को बताता है, गैस के मॉलिक्यूल के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन, और ये जो होता है इसके बताता है, इसके एरिया को बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल ने कितना एरिया कवर कर रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2A/RT। ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम ताप। हमने एक फर्स्ट ईयर में एक बॉयल ताप और पढ़ा था, बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर होता है A/RB, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, A/RB। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि जो व्युत्क्रम ताप होता है जिस पर वास्तविक गैसें कैसा व्यवहार करने लगती हैं? आदर्श व्यवहार, वो 2 × क्या बॉयल टेम्परेचर के क्या होता है? दुगना होता है। ये रिलेशन मैंने वैसे ही जोड़ दिया आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? A/RB। तो जब A/RB को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्युत्क्रम ताप आ जाएगा। तो व्युत्क्रम ताप बराबर क्या लिख सकता हूँ? 2 × VT, मतलब बॉयल टेम्परेचर, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या होता है आपसे पूछा जाता है, वह कौन सा ताप होता है इस पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती हैं? आप बता सकते हैं व्युत्क्रम ताप होता है, क्योंकि व्युत्क्रम ताप पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का मान कितना हो जाता है? 0। तो 0 हो जाएगा, तो जो अगर जूल थॉमसन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, वो ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका मतलब वास्तविक गैस से भी कैसा व्यवहार करेंगे? आदर्श, क्योंकि आदर्श गैसों में भी जूल थॉमसन इफेक्ट नहीं लगता। वो जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है तो उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किनके? आदर्श गैसों के। तो वास्तविक भी वैसे व्यवहार करेंगे, तो इसका मतलब कैसा व्यवहार करने लग जाएंगे अब? आदर्श के जैसा, ठीक है। तो इसमें हमने एक तो क्या पढ़ा? आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या? 0। उसके बाद वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट या जूल थॉमसन गुणांक क्या आया था? म्यूजेटी बराबर क्या आया था? 1/CP और क्या 2A/RT माइनस V, ये आया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा व्युत्क्रम ताप क्या होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। लेक्चरों को रेगुलर देखिए, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट किसी लेक्चर को देख रहे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो ये साइंस जो होता है एक रेगुलर प्रोसेस है, तो उसको रेगुलर देखिए। और जैसा आपको लगा कि एक बार में समझ में नहीं आया है, तो एक बार में तो कोई चीज किसी की भी समझ में नहीं आती 100%, तो वापस वीडियो को देखो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, वापस देखो, हमारे चैनल पे जाके वापस बार-बार देखो। सर पे बार-बार आप तो पक 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 बुलवा सकते हैं ना, वहां पर कितनी बार धीरे करके भी बुलवा सकते हैं, तेज करके भी बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, जय हिंद।